नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। और 22 के महासमर में बात भारतीय जनता पार्टी के बागियों की साइकिल पर सवारी की, और बताएंगे क्या है अखिलेश की रणनीति। साथ ही बताएंगे कैसे दलित कार्ड खेल रहे विरोधियों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। यह भी बताएंगे। माननीयों का इंतजार एक दिन और। लेकिन बात सबसे पहले लखनऊ की सियासत में बगावत और संतुलन की। तो 22 के महासमर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। एसपी कार्यालय में हुए कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुआ है मामला। एसपी ऑफिस में नेताओं की ज्वाइनिंग के दौरान भीड़ जमा हुई थी। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान भाषण दिया था। तो बड़ी खबर लखनऊ से न्यूज स्टेट ने इस बात को सबसे पहले उठाया था और उसके बाद आखिरकार खबर का संज्ञान में लिया गया और खबर का असर देखने को मिला है। गौतमपल्ली थाने में मामला दर्ज हुआ है। एसपी ऑफिस में कोरोना नियम तोड़ने का यह मामला था, जिसके बाद न्यूज स्टेट ने इस बात को उठाया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, आज वर्चुअल रैली इसको नाम दिया गया था, लेकिन वहां पर भारी तादाद में लोग जमा थे। चाहे विक्रमादित्य मार्ग की हम बात करें, कालिदास मार्ग की हम बात करें, और जो आसपास की सड़कें थी वो भी पूरी तरीके से लबालब भरी नजर आई। बिल्कुल, देखिए, भले ही इसको वर्चुअल रैली का नाम दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी इस बात की जानकारी थी, क्योंकि देखिए बकायदा एक बड़ा सा मंच बनाया गया था। उस मंच पर दर्जनों नेता मौजूद थे और साथ में हजारों की जो तादाद में जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे वो उस वक्त उस सभा में मौजूद थे। हालांकि जैसे ही तस्वीर सामने आई उसके बाद चूंकि न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ। वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे उनको जांच के लिए भेजा गया और जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर वहीं गौतमपल्ली थाने में चूंकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन है और साथ ही में धारा 144 का उल्लंघन है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने सभी रैलियों पर, पदयात्राओं पर, जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। 15 जनवरी तक रोक है और सूत्र बता रहे हैं कि इसे कल के बाद भी चुनाव आयोग बढ़ाने वाला है। तो जब सभी पार्टियों के ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, जनसभाएं नहीं हो रही हैं, तो फिर आखिर में इस जनसभा को करने का मकसद क्या था। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लखनऊ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 60,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय जो केसेज हैं 60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी तकरीबन 6 से 7,000 जो मामले हैं वो हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे थे कि कैसे वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल और जो बाकी के नेता थे उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और उस दौरान किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। देखिए, नेताओं की बात छोड़िए, जो कार्यकर्ता थे वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे। एक दूसरे से सटकर लोग खड़े थे। कोविड का जो प्रोटोकॉल था उसको ध्यान में नहीं रखा गया। और देखिए, इस चीज को अगर हम एक तरफ ही रखते हैं तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें सभी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। और बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताया। एसपी कार्यालय में कार्यक्रम पर कार्रवाई कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बताया, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित आपने जारी की है प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशियों की यह तीसरी सूची जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। तो पुरोला से प्रकाश कुमार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। देवप्रयाग से उत्तम भंडारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उसके अलावा अगर हम सहसपुर की बात करें तो भरत सिंह को आपने प्रत्याशी बनाया है। मसूरी से श्याम बोरा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और झबरेड़ा से बात करें तो राजू विराटिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। डीडीआर से अगर बात करें तो देवान सिंह मेहता, लालकुआ और चंद्रशेखर पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। नारकवत्ता की बात करें तो आनंद सिंह राणा और खटीमा से एस कलेर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अब 70 विधानसभा की सीट पर आम आदमी पार्टी ने 51 प्रत्याशी उतार दिए हैं। यह तीसरी लिस्ट है जिसमें 9 प्रत्याशियों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। मसूरी से श्याम बोरा, झबरेड़ा से राजू विराटिया और डीडीआर से देवान सिंह मेहता को प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया है। तीसरी लिस्ट 9 प्रत्याशियों का ऐलान।
तो आम आदमी पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर दी है और इसके बाद से अब उत्तराखंड की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। हालांकि सबसे ज्यादा इंतजार भारतीय जनता पार्टी की सूची का है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और सबसे पहले सूची आम आदमी पार्टी ने ही जारी की है। और अब चुनावी संग्राम जो 22 का महासमर है उत्तराखंड में और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बढ़ते आगे, बीजेपी से बगावत करने वाले दो मंत्रियों धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और इस दौरान दोनों नेताओं ने मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस दौरान कोरोना के नियमों को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में फिर से दोबारा समाजवादी का झंडा फहराने वाले हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। बीजेपी से बगावत और साइकिल की सवारी, ये वो नेता है जो दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर सियासी मैदान में है। आज मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर शपथ लेते हैं इस बात की कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। अखिलेश के मंच पर भगवा अंगवस्त्र उतारकर चुनावी मैदान में आए इन वंचितों के नेताओं ने लाल साफा बांध लिया। बीजेपी सरकार पर शोषण और कुचलने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। अखिलेश के मंच पर पहुंचे नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन तो किया, बीजेपी और उस सरकार पर निशाना भी साधा जिसका ये खुद हिस्सा रहे, लेकिन बीजेपी की ओर से तमाम पाला बदलियों पर निशाना साधा गया। उनको कहीं कैटेगरी में डालूं तो ये है कि एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, अब हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं। तब तक आप जिनको सांप और नाग बता रहे हैं उनके बीच में रहे, ठीक है। उसके पहले आप 1 महीना 1 दिन पहले नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सांपनाथ नागनाथ जो कहते हैं वो गलत बात बोल रहे हैं, बल्कि सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्तीन के ये लोग सांप निकले। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं के स्वागत के लिए पूरा इंतजाम किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी भीड़ जुटी हुई थी। एसपी दफ्तर के बाहर से लेकर अंदर तक की तस्वीर को देखा जाए तो पार्टी समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था। जिस तरह भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्गों का साथ नहीं दिया, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है, 5 साल तक सिर्फ वोट की राजनीति की है और अहिंसा की राजनीति की। आज हमारी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जो है वो सब वर्ग, सब वर्णों से मजबूत होगी नेताओं के आने से। सर देखिए, ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जनसैलाब उमड़ा है, ये साबित करता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की 400 पार सीटें आने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री
मंत्री बनने जा रहे हैं। तो भाजपा साफ होने जा रहा है। उनके नेताओं को मालूम हो गया कि इनके इंजन का ब्रेक फेल हो गया है, इसलिए सारे उनके विधायक कूद कूद के भाग रहे हैं। रैली में कोरोना गाइडलाइन का न कोई पालन था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बुलाई वर्चुअल रैली पूरी तरह रियल नजर आ रही थी। ऐसे में सामाजिक हितों की बात करने वाले नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं की सेहत का ख्याल तक नहीं रहा। टीम न्यूज़ स्टेट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है और साथ ही 80 और 20% वाले बयान को लेकर भी अखिलेश ने पलटवार किया। तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरी इस रैली और तोड़फोड़ के पीछे अखिलेश का प्लान क्या है। गैर यादव वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात दलित वोट बैंक की करें तो दलित वोट बैंक में सेंधमारी की भी प्लानिंग है और पिछड़ा समाज को लुभाने की कवायद लगातार जारी है। पिछड़ा वोट बैंक फिलहाल बिखराव की स्थिति में है। मुसलमानों को टिकट देकर वोट एक मुश्त करने की रणनीति भी है। बढ़ते आगे, रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर बीजेपी एसपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने अखिलेश के वैक्सीन न लेने के बहाने तंज कसा तो समाजवादी पार्टी ने बदले की नीयत से कार्रवाई का आरोप लगाया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल रैली के नाम पर जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का भी मामला है। दूसरा, ये लापरवाही किस तरह की है? ये कोविड की तीसरी लहर जानलेवा हो सकती है। आप इसके प्रसार करने के लिए इस तरह का गैर जिम्मेदारानापन दिखाने का काम करेंगे? समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी इस तरह की अफवाहें उड़ाती रही है, गैर जिम्मेदारानापन दिखाती रही है, भाजपा वैक्सीन बताती रही है और अखिलेश जी ने तो अब तक वैक्सीन नहीं ली है। अगर राजनीति में राग द्वेष रहा तो राजनीति में लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, समाजवादी पार्टी तो उससे मुकाबले पर शुरू से खड़ी है। हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे कायम हुए, तमाम को जेल भेजा। दमन का रवैया भारतीय जनता पार्टी का लगातार चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर बहुत बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। लोगों ने मंत्री धर्म सिंह सैनी को दल बदलू नेता बताया। इनका कहना है कि मंत्री धर्म सिंह सैनी पहले बीएसपी छोड़ बीजेपी में गए, अब एसपी में शामिल हो गए, लेकिन मंत्री ने अपने क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं किया है। धर्म सिंह कोई सी पार्टी में चला जाए, इससे तो जनता दुखी बैठी कतई। इससे तो वोट है ही नहीं बिल्कुल भी। एक पत्थर टोला हमारे गांव में इसके नाम का किसी भी कोने पे नहीं होगा। और कहेगा मंत्री है, ये नहीं पता कि एक ही अपने खास लोगों के काम करे, जनता के कोई काम नहीं करता। तो लगातार हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने हैं। कारण क्या है, समाजवादी ने ये सीट जीती जिताई हरा दी, धर्म सिंह को टिकट देकर। यहाँ समाजवादी को सीधा सीधा नुकसान है धर्म सिंह जी की वजह से, सीधा सीधा। एक दल बदलू नेता कैसा होता है, उनका एक सच्चा उदाहरण है धर्म सिंह सैनी जी।
दिल्ली में यूपी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी विवेक ठाकुर ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और बीजेपी के बागी विधायकों और मंत्रियों पर निशाना साधा है। विवेक ठाकुर ने कहा कि सबकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता सभी को जवाब देगी। उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विवेक ठाकुर जी इस समय हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपके पास पूर्वांचल की कमान है, यानी कि गोरखपुर क्षेत्र की, और लगातार वहां से नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि बहुत कुछ संज्ञान में नहीं था, और जिस तरह से बात को लोग पेश कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश का ज़मीनी हकीकत बदल चुका है। ये पुराने तरह की जो बात कर रहे हैं लोग, उसका कोई असर जनता पे होने वाला नहीं है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और इस तरह के जितने भी अपॉर्चुनिटी देख के सो निर्णय करने वाले लोग हैं, उनको इस बार जनता जो है उचित जगह पे पहुंचाएगी। निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि कहां से वो लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोग चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ से लड़े, मेरे यहाँ से लड़े, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है, वही करेगा। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने का अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जर्नलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तो एक तरफ दलितों का मसला उठाकर कुछ विधायक बीजेपी से बाहर गए हैं। दलितों के शोषण का आरोप लगाया, लेकिन उनको अब सीएम योगी ने करारा जवाब दे दिया है। सीएम योगी ने दलितों के नाम पर सियासत करने वालों को नसीहत ही नहीं दी, उन पर परिवारवाद को लेकर पलटवार भी किया। दलितों के नाम पर सियासत। मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं लाइन में, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। दलितों के नाम पर दल बदल। 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसमें मुख्य रूप से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। सुनवाई नहीं हुई। वंचितों के विकास करा। 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे। यूपी की सियासत में बीजेपी दलितों के शोषण और अधिकारों को कुचलने के आरोपों का सामना कर रही है। आरोप भी किसी और ने नहीं, उन नेताओं, विधायकों ने और मंत्रियों ने लगाए हैं जो पूरे 5 साल सरकार का हिस्सा रहे। अब नेताजी चरखा दाव नहीं लगाएंगे, बल्कि अब नेताजी की ये पूरी फौज वो चरखा दाव लगा करके एक एक भाजपा वालों को ऐसी पटकनी देगा, ऐसी पटकनी देगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम आरोपों को लेकर तगड़ा पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी के दलित कार्यकर्ता अमृतपाल भारती के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति का भोज किया। यही समता मूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है, समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है, और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतपाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। भोजन करने के बाद सीएम ने दलितों के शोषण के नाम पर पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं वो हमें ना बताएं। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। 22 के महासौर में दलितों के नाम सियासी महाभारत छिड़ी है। ऐसे में सीएम योगी का ये जवाब विरोधियों पर भारी पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो
तो चलिए चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी में टिकट बंटवारे पर रार मची हुई है। आरएलडी अध्यक्ष पर पैसे देकर टिकट बांटने का आरोप लगाया गया है। पुराने नेता टिकट न मिलने से नाराज दिखे हैं। पूर्व विधायक विजेंद्र मलिक और राजेश्वर बंसल ने आरोप लगाए। तो इकराम राणा हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शामली से उनके पास चलेंगे। इकराम, आपके पास आऊंगा। पूर्व विधायक विजेंद्र मलिक और राजेश्वर बंसल ने आरोप लगाए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी सर, ये विधायक ने आरोप लगाया है कि जयंत चौधरी जी जो है कि वो पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं। तो पुराने नेता टिकट न मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। जी, पुराने नेता टिकट न मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं। नए जो लीडर अभी आरएलडी में शामिल है उनको टिकट दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शामली से बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी में टिकट बंटवारे पर रार मची हुई है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष पर पैसे देकर टिकट बांटने का आरोप लगाया गया है और जो पुराने नेता आरएलडी के हैं वो टिकट ना मिलने से नाराज हैं और ये आरोप उन्होंने लगाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। शामली से जुड़ी हुई आरएलडी में टिकट बंटवारे पर रार देखने को मिला है। पुराने नेताओं को शामली से टिकट देने की मांग की जा रही है और आरएलडी अध्यक्ष पर पैसे देकर टिकट बांटने का आरोप लगा है। चौदह फरवरी से विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया तो सत्ता पक्ष ने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन अब सत्ताधारी दल के नेताओं का इंतजार बढ़ गया है। बाईस के महासमर के पहले चरण के नामांकन के लिए 14 जनवरी से अधिसूचना जारी हो गई। चुनावी संग्राम के लिए तीनों विपक्षी पार्टियों ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी तो सत्ता पक्ष के दावेदारों का इंतजार बढ़ गया। हालांकि इस दौरान संभावित बीजेपी उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कुछ इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर शहर में पंकज सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसी तरीके से जेवर विधानसभा में जो सिटिंग एमएलए हैं उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलीगढ़ से इगलास विधानसभा से राजकुमार सहयोगी हैं जो कि सिटिंग एमएलए हैं। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं। एतमादपुर से राम प्रताप सिंह चौहान का टिकट कटा है। संभावित दावेदारों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो साफ है बीजेपी ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर और ऐसे कई जिलों के सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एसपी की पहली लिस्ट पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव ने ट्विटर पर लिखा, सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली ही सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं, वही सपा है। वही सपा है दंगा राज वाली, वही सपा है भ्रष्टाचार वाली, वही सपा है तुष्टीकरण वाली, वही सपा है पलायन को शह देने वाली, वही सपा है माफियाओं के संरक्षण वाली। यही बबुआ का समाजवाद है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने निशाना साधा तो बीजेपी छोड़ चुके विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी पर बौखलाहट में बयान देने का आरोप लगाया। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। शहजादे नहीं हैं तो आपको भी कबूलना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के कारण आप लोगों ने ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलाई खाने के बाद जो छोड़ा है उसका कारण ये है कि आपका स्वार्थ है, या आपका टिकट कट रहा है, या आपको टिकट बदलने की सीट के लिए कहा गया था वो आपसे हो नहीं रहा था, इसलिए आप छोड़ के उनके साथ जा रहे हैं जहां पर M+Y चलता है। विरोधियों पर बीजेपी की ओर से परिवारवाद के आरोप लगते रहे, लेकिन खबर है कि बीजेपी के कई नेता अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। दावेदारों में सांसद रीता बहुगुणा जोशी जो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही हैं। सांसद जगदम्बिका पाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने बेटों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सोचिए कितना तानाशाही रही होगी। और छोड़ने वाले लोग लगातार एक आरोप पर ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है।
देखिए, अभी उधर के टिकटों पे तो कोई बात ही नहीं हुई, और जब वो पार्टी छोड़ करके भागे, तब जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद, तो अभी उन किसी भी के पूरे उत्तर प्रदेश में टिकटों पर इस संबंध में कोई चर्चा ही नहीं, केवल रिपोर्ट आई थी जो है कि उसमें जीत सकते नहीं जीत सकते। टिकटों के दावेदारों की कतार लंबी है, इंतजार भी बढ़ गया। पहले खबर थी कि बीजेपी की लिस्ट 14 जनवरी को जारी होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पार्टी ने इंतजार एक दिन बढ़ा दिया। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 22 का महासमर में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।